हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आइस में। और आज हम एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा, तो गिव मी जस्ट 2 to 3 minutes ओनली। देखिए, अब जो अभी तक हमने चैप्टर्स कंप्लीट किए, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन तक, तो आपने देखा मेरी वॉइस काफी स्लो थी। ठीक है, काफी धीरे धीरे एक एक चीज बिल्कुल डीप डीप में जाके एक एग्जाम्पल देके बताने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब जो हमारे सामने चैप्टर आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, WTO, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये सब जो चैप्टर्स है ना, ये सब फैक्ट बेस्ड चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं चाहिए रहती। मेजर जो चीजें रहती है फैक्ट्स के ऊपर रहती है। अगर फैक्ट्स याद कर लिए तो सब कुछ चीजें खत्म हो जाएगी। फॉर वर्ल्ड बैंक में हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कहाँ है, मतलब लेक्चर बहुत लंबे होंगे। वहां पर WTO तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इशू बेस्ड पूरा चैप्टर है। वहां पर मैं दोबारा स्लो हो जाऊंगा, और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां फास्ट जाऊंगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी तक आपने देखा टैक्सेशन 6-7 चैप्टर तक मैंने बहुत स्लो किया। ठीक है, क्योंकि मुझे वहां पर चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी। लेकिन अब मुझे आपको चीजें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी, सिर्फ बतानी है कि ये है, ये है, ये यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, ऐसा था, वैसा था। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर आपको ज्यादा टाइम ना दूं, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा फास्ट बोलना चालू करूँ। जो मेरे लेक्चर आएंगे शुरू के, अब जो आगे के लेक्चर आएंगे वो थोड़े फास्ट होंगे। ठीक है, कहाँ तक? अनएम्प्लॉयमेंट तक। इसके बाद जो नेशनल इनकम चैप्टर है वो दोबारा बहुत ही स्लो पढ़ाऊंगा, जिस बिकॉज वहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत है। देखिए, मैं यहाँ पर भी स्लो पढ़ा सकता हूँ, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, और फिर इसके बाद ये जो WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF सब स्लो पढ़ा सकता हूँ, पॉवर्टी बहुत स्लो पढ़ा सकता हूँ। लेकिन इससे क्या होगा, आपका ही लॉस होगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपके सामने इकोनॉमिक सीरीज कंप्लीट कर दूं। जो लोग कंप्लीटली मेरे इकोनॉमिक्स लेक्चर पर डिपेंडेंट है, तो उनका क्या होगा, उनका ये होगा कि अगर वो लोग कुछ और नहीं भी पढ़ पाते हैं, मतलब वो जो बाकी जीएस के पोर्शन में बिजी रहते हैं, तो जीएस का जो स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमिक्स का, वो यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फिर बात ये अलग, करंट अफेयर से सब्स्टिट्यूट करो जो भी मैगजीन्स आपको पढ़ना, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके सामने जल्द से जल्द ये प्रेजेंट करूँ। मेरा क्या है, मैं तो इस सीरीज को फैब, मार्च, अप्रैल तक भी खींच सकता हूँ, बहुत स्लो पढ़ा सकता हूँ, जस्ट बिकॉज कि आपकी प्रॉफिट के लिए मैंने सोचा कि फैक्ट क्यों, मतलब मैं समझाते रहूँ। फैक्ट समझाने की चीज नहीं है, फैक्ट रटने की चीज है। चीजें रटनी भी पड़ती है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो आई वांट कि आप समझेंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, यू विल सपोर्ट मी। और मैं इतना फास्ट भी नहीं बोलूंगा कि आपको समझ में ना आए। मैं एटलीस्ट इतनी, मतलब दैट मीन्स जो लेक्चर कभी एक टाइम पे 22 मिनट में खत्म हो रहे थे, बस 18 मिनट में कंप्लीट होगा, बस यही डिफरेंस होगा, और कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? कोई भी लेक्चर आपका 28-29 मिनट का नहीं जाएगा। वहां पर 20-29 मिनट इसलिए जा रहा था जस्ट बिकॉज मुझे चीजें एक्सप्लेन करनी थी। अगर मैं चीजें एक्सप्लेन नहीं करता, आपका बेस नहीं बनाता, तो क्या होता? अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर आपको स्ट्रेट ड्राइव ये सब खेलना सिखा दिया है, और आपके सामने कैसा भी बॉलर जाए, आप उसे बहुत अच्छे से फ्लिक करके या फिर कवर ड्राइव में खेल के कुछ भी करके आराम से उसे हटा सकते हैं। तो बस आप यही करना है। आपसे आपका भी काम बनता है कि ज्यादा फोकस करना। पहले अगर आप कम भी फोकस करते तो मैं इतने एग्जाम्पल देता था जिससे आपको समझ में आता। अब क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल्स कम दूंगा, मतलब ऐसा ही नहीं एग्जाम्पल देना बंद कर दूंगा, एग्जाम्पल बहुत दूंगा। अभी भी बिल्कुल जैसे देता था वैसे ही दूंगा, लेकिन थोड़ी स्पीड फास्ट होगी। आप समझ रहे हैं, अभी मैं फास्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इन दैट वे आई विल बी एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हमें। देखो, सबसे पहले तो हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब जानना। देखो, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड जो चैप्टर है ना, ये मेजर हमने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में कंप्लीट कर ही लिया है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें फ्रिंजेस टॉपिक रह गए हैं जो कि हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है। लेकिन हम मेजर दो टॉपिक होने वाले हैं, 2 या 3 टॉपिक। वो एक होगा सब प्राइम क्राइसिस, जिसे आप अमेरिकन रिसेशन भी कहते हैं, और फिर इसका क्या इंपैक्ट हुआ वर्ल्ड में, ये काफी इंपॉर्टेंट इशू था, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा होगा यूरोजोन क्राइसिस क्या थी, जिसमें यूरोजोन क्राइसिस के अंदर ही जो दैट मीन्स आप सब जानते हैं ग्रीस था, वो डेब्ट ट्रैप में फंस गया था। ठीक है, नहीं जानते तो जान लेंगे। और फिर फाइनली एट द एंड ब्रेक्जिट को भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये आखिरी के 3 जो टॉपिक्स होंगे वो शायद तक 2 लेक्चर में मैं कंप्लीट करने वाला हूं, तो इनको तो जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए एफडीआई के बारे में, ऑल दीज थिंग, ये एफपीआई क्या होता है, एफडीआई क्या होता है, ये सब मैं आपको मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में बता चुका हूं, लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज करवाऊंगा। और जो आपने ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड एफडीआई के बारे में सुना होगा, फिर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं एफडीआई के, वो सब भी जानेंगे। साथ ही साथ ऑटोमेटिक और इनडायरेक्ट रूट क्या होती है एफडीआई की, उसके बारे में भी अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। फाइन, समझ गए? आखिरी के 2 लेक्चर देखना बहुत ही जरूरी है, मत भूलिएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। सबसे लोग समझते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है। ठीक है, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस चिड़िया का नाम है? देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये, अगर किसी और कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल ये अमेरिका है और ये रही हमारी इंडिया, अगर अमेरिका से इंडिया में कोई बंदा पैसे लगाने आए, फैक्ट्री स्टैब्लिश करने आए, मतलब कुछ इस पर्पस से आए जिससे कि वो अपनी करेंसी इंडिया में लेके आए, तो हम बोलेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। उसने इन्वेस्टमेंट मतलब किसी चीज में लगाए, फॉर एग्जांपल लैंड में लगाए, अपना कुछ घर खरीदे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई। फॉरेन मतलब बाहर का पैसा किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में आया। इन्वेस्टमेंट कहाँ, कहीं भी कर सकता है, शेयर मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में, लैंड में, कहीं पर भी। ठीक है, तो हम बोलेंगे कंप्लीट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 2 टाइप की होती है। एक होती है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और दूसरी होती है एफपीआई, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
फॉरेन दैट मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मैंने आपको लेक्चर नंबर 7 में मनी और कैपिटल मार्केट में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, जहां पर मैंने आपको पी नोट और ये सब चीजें बताई थी, शेयर मार्केट, वो सब वही है, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं करने वाला, वहां जाके दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। बाकी एट दी एंड एफडीआई आपको मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज एफडीआई मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो एफपीआई के लिए आपको लेक्चर नंबर 7 रेफर करना है, मनी एंड कैपिटल मार्केट का। फाइन, आप समझते हैं ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक स्टेबल और परमानेंट इन्वेस्टमेंट होती है। मैंने आपको एफपीआई में बताया था, वो हॉट मनी होती है, एफपीआई हॉट मनी होती है। याद नहीं आ रहा तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, वरना आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लेक्चर 7 देख लो, अगर आपको याद नहीं इसके बाद यहाँ पर आके देख लेना, ठीक है। तो ये जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है स्टेबल और परमानेंट होती है, मतलब ये आके यहाँ पर जम जाती है। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल बिरला, फॉर एग्जांपल वहां का बिल गेट्स आ रहा है और यहाँ पर आके वो फैक्ट्री लगा रहा है, ठीक है, किसकी, एप्पल की। तो मान लीजिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सी जम गई, उसका एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा कि वो प्रॉफिट कमा के जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आके इंडिया में बिल्कुल जम जाएंगी, रुक जाएंगी, उनका कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होगा फ्यूचर में कि किसी तरीके से पैसे कमाए जाए, ठीक है, अच्छा प्रॉफिट कमाने का फ्यूचर में फायदा होगा, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, वो एक हॉट मनी होती है, अपने हिसाब से बहुत जल्दी चली भी जाती है, बहुत जल्दी आ भी जाती है। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमानेंट स्टेबल होती है और आके रुक जाती है, ठीक है। अब देखो, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो एक तरीके से दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रीन फील्ड एफडीआई और दूसरी होती है हमारी ब्राउन फील्ड एफडीआई। अब ये ग्रीन फील्ड एफडीआई क्या होती है और ब्राउन फील्ड एफडीआई क्या होती है। देखो, ग्रीन फील्ड एफडीआई का मतलब होता है कि अगर कोई भी बंदा बाहर से इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, ठीक है, अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, वो या तो इंडियन पार्टनर के साथ कोलैबोरेट कर रहा है या फिर अपना नया खुद का बिजनेस ही डाल दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए टाटा साहब, फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स साहब आए, ठीक है, इंडिया में आए, उन्होंने अगर मान लो इंडिया की कोई कंपनी है रिलायंस जियो, ठीक है, उसके साथ कोलैबोरेट कर लिया या फिर अपनी खुद की एक अलग मोबाइल कंपनी ही खोल डाली, तो उसे हम बोलेंगे वो ग्रीन फील्ड एफडीआई है, ठीक है। अगर ऑन दी अदर हैंड, अगर फॉर एग्जांपल हमारे दैट मींस बिल गेट्स साहब आ रहे हैं और वो कोई एग्जिस्टिंग कंपनी, फॉर एग्जांपल रिलायंस जियो, इसको कैप्चर कर रहे हैं, मतलब सिर्फ अब जो मुकेश अंबानी पहले हेड में बैठते थे, अब उनकी जगह कौन बैठेंगे, हमारे बिल गेट्स साहब, तो उन्हें हम बोलेंगे वो ब्राउन फील्ड एफडीआई है। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो आई, मतलब स्टेबल आने के पर्पस ही, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रॉफिट का ही पर्पस होगा, लॉन्ग टर्म प्लान होगा, स्टेबल है यहाँ पर क्योंकि बिजनेस फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई है। लेकिन ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड में क्या डिफरेंस होता है वो आप समझ गए। ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड में क्या, एक नया कंपनी स्टैब्लिश की जाती है या फिर इंडियन पार्टनर के साथ पार्टनरशिप की जाती है, या और ब्राउन फील्ड में क्या किया जाता है, जो पुरानी कंपनी स्टैब्लिश है सिर्फ उसका ओनर चेंज हो जाता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड एफडीआई। समझ गए, ठीक है। अब देखिए, जो एफडीआई आती है वो दो रूट से आती है, एक को कहते हैं हम ऑटोमेटिक रूट, इसे मुंबई रूट भी कहा जाता है, और एक को कहते हैं हम दिल्ली रूट, ठीक है, या फिर इनडायरेक्ट रूट भी कहा जाता है, ठीक है, इसे या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड रूट भी कहा जाता है, मतलब FIPB रूट भी कहा जाता है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझ लेते हैं। देखो, ऑटोमेटिक रूट समझना बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आया, फॉर एग्जाम्पल छोटा मोटा मैन्युफैक्चरर आया अमेरिका से, इंडिया में आया, ठीक है, इंडिया में उसने एक बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया विदाउट एनी इन्फॉर्मिंग टू एनीवन, बिजनेस स्टैब्लिश कर दिया, लेकिन जब स्टैब्लिश कर दिया उसके 30 दिन बाद उसे आरबीआई को बता देना है, ठीक है, बस खत्म, ऑटोमेटिक रूट हो गई, इसी को ऑटोमेटिक रूट कहते हैं। सिंपल आया, बिजनेस स्टैब्लिश किया, लेकिन 30 दिन में आपको आरबीआई को बता देना कि हाँ भैया मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आई एम अ फॉरेनर, दिस इज अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बस खत्म, ऑटोमेटिक रूट, समझ गए। अब आते हैं दिल्ली रूट में। देखो, दिल्ली रूट क्या होती है, दिल्ली रूट को हम बोलते हैं FIPB रूट, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें दो चीज है। अगर मान लो आप 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, ठीक है, 5,000 करोड़ अगर आप इस रूट से आ रहे हो, यहां पर तो सिंपल, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां पर ये सिर्फ 4,000 करोड़ तक अलाउड है। अब आप अगर मान लो 4,000 करोड़ या उससे ऊपर की इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, जैसे 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ला रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स सॉरी फॉर द मिस्टेक, एक सेकेंड ना। अगर देखो यहां पर क्या था, यहां पर बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट थी, फॉर एग्जांपल 1,000 करोड़, 1,500 करोड़, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप 2,000 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ तक जाओ, तो उसके बाद मान लीजिए 2,000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट ला रहे हो और आप दिल्ली रूट से आ रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की दैट मींस परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, समझ गए ना। यहां पर परमिशन लेनी पड़ती है, यहां पर कोई परमिशन नहीं थी, यहां पर सिंपल आप आए, आपने इन्वेस्टमेंट की, आपकी इन्वेस्टमेंट मुश्किल से 1,000-1,500 करोड़ की थी, आपको अलाउ कर दिया आरबीआई ने, हाँ भैया कंटिन्यू से अलाउ नहीं करेगी, मतलब वहां पर हो गई, सिर्फ इन्फॉर्म करना है, यहाँ अलाउंस वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन दिल्ली रूट में क्या है, दिल्ली रूट में आपकी इन्वेस्टमेंट मान लो 2,000 से 5,000 करोड़ के बीच की है, ठीक है, थोड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले दिल्ली रूट फॉलो करना है, याद रखना। तो आपको यहाँ पर FIPB बोर्ड के पास जाना है, वो आपको परमिशन देगा। अगर मान लो 5,000 करोड़ से ऊपर की आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है, 10,000 करोड़ का कुछ दैट मींस फैक्ट्री बनाना चाहते हो, तो आपको कैबिनेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, जो कैबिनेट कमेटी होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, वो आपको परमिशन देगी। फिर क्या होता था, आपने देखा कि यहाँ पर
FIPD और फिर ये कैबिनेट कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा डिले होता था। आप सब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है प्रेजेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उसने क्या किया, FIPD और ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये सब कैबिनेट है इसको सब डिसमेंटल कर दिया, मतलब ये कैबिनेट है अभी तक, मतलब ये जो बॉडी थी इसको डिसमेंटल कर दिया, और जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी, फिर फॉर एग्जाम्पल कि आप कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में कोई इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है, एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है, हम मान लेते हैं कि कोई मोबाइल फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है, अब मान लो 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है, ठीक है, 5,000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है, तो अब क्या है कि अब सीधे उसे मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, मतलब कोई बोर्ड नहीं है, ना ही कोई बोर्ड के पास जाना है, ना ही कोई कैबिनेट कमेटी के पास जाना है, सिंपल आपको कहाँ जाना है, जो मिनिस्ट्री है, जिस मिनिस्ट्री के अंदर आप अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर कुछ कपड़ा फैक्ट्री लगाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगी, दैट मीन्स परमिशन देगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बॉडी वॉडी का कोई काम नहीं है, सिंपल यहाँ पर क्या काम करती है, मिनिस्ट्रीज, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज देखती है, ठीक है, समझ गए, सिर्फ यही है दिल्ली रूट। दिल्ली रूट का बैकग्राउंड अब समझ में भी नहीं आया ना, कोई बात नहीं, बिकॉज अब तो ये खत्म हो गया है, सिर्फ आपको फोकस करना है कि अब ये जो इनडायरेक्ट रूट है, दैट मीन्स 5,000 करोड़ के ऊपर की आप इन्वेस्टमेंट लाओगे, उसके ऊपर दिल्ली रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फाइन, बस इतना याद रखना। दूसरी चीज देखो, जो भी इन्वेस्टमेंट आती है हमारे कंप्लीट सीलिंग, जैसे हमारे को बैंकिंग में बताया था कि हमारे यहाँ बैंकिंग में दैट मीन्स 100% FDI अलाउड है, फिर दैट मीन्स एग्रीकल्चर में बताया इतनी इन्वेस्टमेंट अलाउड है, फिर आपको LIC वाले चैप्टर में बताया कि इतनी इन्वेस्टमेंट अलाउड है, ठीक है, तो हमारे यहाँ सीलिंग्स लगी हुई, तो वो सब आपको पिछले लेक्चर में जाके देखनी पड़ेगी किसमें कितनी सीलिंग लगी हुई है, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूट्स। अब हम आगे मूव करते हैं। देखो एक चीज फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको शुरू का समझ में ना है कि 5,000 करोड़ क्या है, 5 बेस, इतना याद रखना कि डेली रूट में क्या है, ऑटोमेटिक रूट में सिंपली आपको विदाउट एनी परमिशन इन्वेस्टमेंट करने को मिलता है, लेकिन डेली रूट में अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो पहले आपको FIPB का सपोर्ट लेना पड़ता था, अगर और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो तो आपको कैबिनेट कमेटी के पास जाना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोसीजरल डिलीज से बंद कर दिया है, अब सीधे आपको रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी है, फाइन, दिस इज द एंड, ठीक है। आगे मूव करते हैं और समझते हैं कि FDI के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। देखो FDI के कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। देखो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा फॉरेक्स आता है, समझ रहे हैं, डॉलर में पैसे आ रहे हैं, तो अब हमारे सामने BOP क्राइसिस दोबारा नहीं आएगी। BOP क्राइसिस मैं आपको आके बताऊंगा, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में बहुत जगह बताऊंगा, ठीक है। तो BOP क्राइसिस इतना समझिए कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, फॉरेन करेंसी नहीं है जिससे कि आप ऑयल भी खरीद सके। सिंपल शब्दों में जो हमारे यहाँ BOP आई थी उस टाइप का BOP का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। इनफ्लो अगर फॉरेक्स मतलब फॉरेक्स अपने पास रहेगा तो अपने यहाँ कभी भी BOP वाली कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद GDP ऑफ द कंट्री बढ़ेगी। कैसे GDP ऑफ द कंट्री बढ़ेगी? जस्ट बिकॉज मुकेश अंबानी साहब, दैट मीन्स टाटा साहब, नॉट टाटा साहब, हु वाज दैट, या इट वाज बिल गेट्स। अगर बिल गेट्स आएंगे अपने यहाँ पर फैक्ट्री लगाएंगे तो उससे इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा ना, और वो तो इंडिया के GDP में कैलकुलेट होगा, ठीक है, याद रखना ये। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो नेशनल इनकम में बताऊंगा, ठीक है। जो GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन है, GDP में क्या रहता है कि जो इंडिया के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज है, भले वो किसी और बंदे ने लगाई है, फॉरेनर ने लगाई है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन इंडिया में शामिल होगा, ठीक है। तो GDP ऑफ द कंट्री बढ़ेगी। इसके बाद टेक्नोलॉजी मिलने के भी बहुत चांसेस है। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल आएगी तो अपनी टेक्नोलॉजी कुछ शेयर करेगी, ठीक है। इसके बाद वर्क कल्चर चेंज होता है। वर्क कल्चर चेंज मतलब, वर्क कल्चर समझते हो क्या होता है? वर्क कल्चर मतलब ये कि इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो एक्चुअली इंजीनियर है, तो अभी भी उसकी जॉब लगी है, वो एक्चुअली इस टाइम पे UK में है, ठीक है। तो उसका क्या है, वो UK में, तो वहां पर बोलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट जो क्रिसमस था, लास्ट क्रिसमस वहीं पर था, तो बोलता है कि वहां पर जितने मैक्सिमम क्रिश्चियन रहते हैं वो लोग छुट्टी ले लेते हैं क्रिसमस के टाइम पे। तो अब क्या है, फैक्ट्री का काम तो रुकेगा नहीं, तो उसके लिए क्या है कि उन्हें 10 दिन की एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है। अब हमारे यहाँ क्या है कि अगर आपको ओवर टाइम करवाते तो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं देते, वहां पर बोलते हैं कि आप जितना ओवर टाइम करोगे उतनी ओवर पेमेंट मिलेगी। तो इस टाइप का वर्क कल्चर है, ठीक है। तो ये वर्क कल्चर भी यहाँ पर इंडिया में आना चालू हो जाएगा अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। ऊपर से क्वालिटी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन क्यों होता है? डिमांड पुल फैक्टर से इन्फ्लेशन होता है। जब डिमांड फुलफिल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम होगा। ये मैंने कहा बताया आपको इन्फ्लेशन चैप्टर में, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आपको वहां जाके देखना पड़ेगा। लेकिन इसके बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। देखो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस तो ये है कि मान लो आपकी इकोनॉमी, आपकी जो कंट्री है उसमें कुछ डिसेबिलिटी हो गई, ठीक है। मान लो आपके यहाँ कुछ वॉर हो गया, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, फॉर एग्जाम्पल सीरिया में हो गई, ठीक है। फिर उस टाइम पे क्या होगा कि जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आपकी कंट्री से बहुत जल्दी बाहर जाने लगेगी। एकदम से बाहर जाएगी तो फिक्स चांस है कि आपके पास बिल्कुल भी फॉरेक्स नहीं बचेगा और आपके यहाँ BOP आने के चांसेस हैं, मतलब BOP क्राइसिस होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर दूसरा ये कि आपके यहाँ दैट मीन्स जो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट आएगी, हो सकता है कि आपकी डोमेस्टिक मार्केट उनसे कॉम्पीट ना कर सके और डोमेस्टिक मार्केट आपकी कोलैप्स कर जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसा हमारे सऊदी अरेबिया एंड ऑल दिस कंट्री में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी चांसेस है। और एक और सबसे बड़ा चांस ये है कि दोबारा हमें इंपीरियलिज्म और कॉलोनिज्म देखने को मिल सकता है, ठीक है। न्यू इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म, ये आपका पार्ट है कहाँ का, ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आप वहां पर पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएंगे कि FDI के क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ FDI एंड लिटिल बिट अबाउट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
and in the next lecture we will be studying about American crisis as well as Eurozone crisis plus Brexit. Okay, so till that time, thank you, my nice day friends. Keep supporting us.